हेलो हाय गाइस, वेलकम टू विनायक बिलीवर्स क्लासेस। ओके सो स्टूडेंट्स, आज फिर से प्रैक्टिस सेट और आज मैं क्वेश्चंस लेकर आई हूँ प्रीवियस ईयर के, जिसमें से हम बात करेंगे आज हमारे प्रैक्टिस सेट की और हमारे क्वेश्चंस के बारे में हम जानेंगे। ओके लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन। प्रैक्टिस सेट नंबर 36 विदाउट वेस्टिंग टाइम। सो चलिए देखते हैं हमारा आज का क्वेश्चन क्या कहता है। गैर औपचारिक शिक्षा प्रक्रिया और कार्यक्रम की दीर्घकाल में निम्नलिखित में से क्या करना चाहिए। ठीक है, गैर औपचारिक जो शिक्षा प्रक्रिया है, जिसको कि आप नॉन फॉर्मल एजुकेशन प्रोसेस बोलते हैं, ठीक है, तो और कार्यक्रम को दीर्घकाल तक मीन्स कि लॉन्ग रन करने के लिए, ठीक है, लॉन्ग रन होता है, दीर्घकाल तक में निम्नलिखित में से क्या करना चाहिए। सो व्यक्ति और समाज में जागरूकता पैदा करना, मानव क्षमता को समृद्ध करना, अधिगम को कार्यात्मक प्रासंगिकता को बढ़ाना और स्वेच्छाकारी कार्य को बढ़ाना। सो आपके इसके अंदर जो राइट आंसर आ जाता है वो आ जाता है व्यक्ति और समाज में जागरूकता पैदा करना, ठीक है, नंबर 1। नंबर 2 में आ जाता है मानव क्षमता को समृद्ध करना और नंबर 3 में आ जाता है अधिगम की कार्यात्मक प्रासंगिकता को बढ़ाना। सो 1 2 3 जो है इसका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। और स्वेच्छाकारी कार्य को बढ़ाना ये इसमें नहीं आता, इंक्रीजिंग द ऑटोक्रेटिक एक्शन ये इसमें नहीं आता, ठीक है। सो ये तीन जो चीजें हैं ये आ रही हैं, ऑप्शन नंबर 2 जो है इसका राइट आंसर है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज विकास संचार का तात्पर्य है, ठीक है, विकास संचार का तात्पर्य जैसे डेवलपमेंट कम्युनिकेशन इज रिसोर्स फॉर डेवलपमेंट, विकास के लिए संसाधन जिसको बोला जाता है। प्रिकर्सर फॉर सोशल चेंज, सामाजिक बदलाव के अग्रदूत। एन अप्रोच फॉर चैरिटी, धर्मार्थ के लिए उपागम। या फिर अ कॉम्पोनेंट ऑफ प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो मीन्स कि पत्र सूचना कार्यालय का एक घटक। सो विकास संचार से क्या मीनिंग क्या है, इसका क्या है, तो वो है आपके विकास के लिए संसाधन और दूसरा आ जाता है सामाजिक बदलाव के अग्रदूत मीन्स की नंबर ऑप्शन नंबर आपके इसमें आएगा नंबर 3 मीन्स की जिसमें फर्स्ट और सेकंड आ रहा है, ठीक है। विकास संचार का तात्पर्य यही है कि विकास के लिए संसाधन और सामाजिक बदलाव में अग्रदूत, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। आई होप स्टूडेंट आपको समझ में आ रहे होंगे क्वेश्चंस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। बुढ़ापा अभिकथन और कारण है, हमें पढ़ना है इसमें। बुढ़ापा लीन बॉडी मास, बोन मास और टोटल बॉडी कैल्शियम की कमी से संबंधित है, ठीक है। इसमें है आपके एजिंग इज एसोसिएटेड विद लॉस ऑफ लीन बॉडी मास और बोन मास एंड टोटल बॉडी कैल्शियम, जो बुढ़ापा होता है, ठीक है, उसकी बात हो रही है। क्योंकि वयोवृद्ध लोगों के लिए उच्च वसा और अल्प प्रोटीन वाले आहार लेने की सलाह दी जाती है। तो देखिए जो बुढ़ापा है, ठीक है, वो बुढ़ापा लीन बॉडी मास, बोन मास और टोटल बॉडी कैल्शियम की कमी से संबंधित है। ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, ठीक है। जब एक एज हो जाती है, ठीक है, जिसमें कि ओल्ड एज बोला जाता है, उसमें लीन बॉडी मास बिल्कुल सही बात है, ठीक है। और ये बोन मास और टोटल बॉडी कैल्शियम ये सब चीज़ों की कमी होती है बॉडी पर से, जो आपके क्या बोल सकते हैं, मास बोल सकते हैं, वो कम हो जाता है। लेकिन ये बात गलत बोल रहा है कि जो वृद्ध लोग होते हैं उनको हाई फैट देने की और कम प्रोटीन की डाइट के लिए रेकमेंड किया जाता है, तो ये गलत बात है। सो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, जिसमें ए सही और आर गलत बताया गया है। सो ये इसका राइट आंसर आ रहा है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दैनिक आहार में 4 से 5 फलों को सम्मिलित करना, ठीक है, और गैर संक्रामक रोगों से सुरक्षा प्रदान करता है। दैनिक आहार में 4 से 5 फलों और सब्जियों को शामिल करना और गैर संक्रामक रोगों से सुरक्षा प्रदान करता है। ये तो बिल्कुल ठीक बात है कि अगर आप डेली की डाइट के अंदर 4 से 5 जो फल हैं या सब्जियां हैं उनको आप शामिल करते हैं, तो आप जो गैर संक्रामक रोग हैं उनसे बचे रह सकते हैं, वो उनसे सुरक्षा प्रदान करते हैं, क्योंकि सब्जियों और फलों में ज़्यादा मात्रा में विटामिन एंड मिनरल्स पाए जाते हैं, ठीक है। सो ये काम करते हैं आपकी बॉडी को संक्रामक रोगों से बचाते हैं। क्योंकि फलों और सब्जियों में फाइटोकेमिकल्स प्रचुर मात्रा में होते हैं जो कोशिकाओं के ऑक्सीडेटिव दाब को कम करने में मदद करते हैं। तो ये बात बिल्कुल गलत है कि फलों और सब्जियों में फाइटोकेमिकल्स प्रचुर मात्रा में होते हैं, ठीक है। सो आपके ऑप्शन नंबर ए जो है मीन्स कि आपके जो अभिकथन है वो तो है सही और रीजन जो है वो गलत है। सो इसके अंदर ए सही है, आर गलत है, ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर, ठीक है। ये सही है लेकिन ये गलत। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज कार्बोहाइड्रेट और वसा में पर्याप्त गैर प्रोटीन ऊर्जा आहार में लिए गए एमिनो अम्ल के सक्षम उपयोग के लिए आवश्यक है।
देखिए कार्बोहाइड्रेट वसा से प्राप्त जो पर्याप्त गैर प्रोटीन जो है ऊर्जा आहार में लिए गए अमीनो एसिड के सक्षम उपयोग के लिए आवश्यक है। सो ये बात बिल्कुल सही है, ठीक है, ये बिल्कुल सही बोल रहा है अभिकथन। रीजन क्या कहता है, रीजन पढ़ते हैं। आहार संबंधी प्रोटीन शरीर के प्रोटीन एंजाइम्स और कुछ हार्मोनों के संश्लेषण के लिए अमीनो अम्ल प्रदान करता है। तो ये भी बात बिल्कुल सही है। आहार से संबंधित प्रोटीन जो होता है शरीर के प्रोटीन एंजाइम्स और कुछ हार्मोन्स के संश्लेषण के लिए अमीनो एसिड्स प्रदान करता है। ये बात बिल्कुल सही है, दोनों सही है। एजर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, और जो एजर्शन है, जो रीजन है वो एजर्शन को अच्छी तरह से स्पष्टीकरण करता है। सो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, मीन्स सेकंड इज द राइट आंसर। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये भी एजर्शन रीजन का क्वेश्चन है। इसमें पढ़ते हैं ये क्या कहता है। रसद सेवा में एक बड़ा केंद्रीकृत उत्पादक इकाई होती है जिसके साथ अनुषंगी इकाइयां पृथक रूप से स्थित होती हैं, जहां खाद्य पदार्थ अंतिम रूप में तैयार किए जाते हैं और परोसे जाते हैं, ठीक है। इसमें क्या बोल रहा है ये कि जो आपके कमिश्नरी सर्विस हैज अ लार्ज सेंट्रलाइज्ड प्रोडक्शन यूनिट विद सैटेलाइट यूनिट्स लोकेटेड सेपरेटली वेयर फूड इज फाइनली प्रिपेयर्ड एंड सर्व। रसद सेवा एक ऐसा केंद्रीकृत उत्पादन इकाई होती है वहाँ पर, ठीक है, जहाँ पर अनुषंगी इकाइयाँ अलग अलग रूप में स्थित होती हैं, ठीक है, और जहाँ पर जो भी खाद्य पदार्थ है उसको लास्ट जो उसकी प्रिपरेशन होती है एकदम लास्ट वो होने के बाद उसको परोसा जाता है। तो ये बात बिल्कुल सही है, एजर्शन जो है वो सही है। रीजन क्या है, इस तरह की प्रणाली में जमे हुए और ठंडे खाद्य पदार्थों का उपयोग किया जाता है, बड़ी मात्रा में खरीद की जाती है, बड़ी संख्या में कार्यबल और उपकरण लगे होते हैं, न्यूनतम परिवहन साधन संलग्न होते हैं। देखिए इसमें ए तो सही है, लेकिन जो आर है ये पूरी तरह से सही नहीं है, ये आधा सही है। मीन्स कि इस तरह की प्रणाली में जमे हुए ठंडे खाद्य पदार्थों का उपयोग किया जाता है, बड़ी मात्रा में खरीद की जाती है, बड़ी मात्रा में खरीद की जाती है, बड़ी संख्या में कार्यबल और उपकरण लगे होते तथा न्यूनतम परिवहन साधन लगे संलग्न होते हैं। तो ऐसा नहीं कि न्यूनतम परिवहन साधन संलग्न होंगे, बड़ी संख्या में कार्यबल और उपकरण। तो ये जो चीज़ है इसके अंदर आंशिक रूप से ये आपको जो ऑप्शन जो रीज़न है वो आंशिक सही बता रहा है, लेकिन पूरा सही नहीं है। सो ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर, कि आधा सही है ये आधा गलत है रीज़न। तो इसीलिए इसमें ए सही है, आर अंशतः सही है, ठीक है, कुछ एक सही बात बोल रहा है आर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 3 कौशल पद्धतियों के संदर्भ में प्रबंधकीय कौशल वर्गीकृत होता है। 3 कौशल पद्धतियाँ जो होती है, मैनेजरिकल रियल स्किल इज क्लासिफाइड इन टर्म्स ऑफ 3 स्किल अप्रोच, ठीक है। 3 कौशल पद्धतियों के संदर्भ में प्रबंधकीय कौशल वर्गीकृत होता है, क्लासिफाइड होता है, क्योंकि किसी प्रबंधक में मानवीय कौशल, वैचारिक कौशल और विपणन कौशल जैसे कौशल की आवश्यकता होती है। ये बात तो बिल्कुल सही है कि जो 3 कौशल पद्धति के संदर्भ में प्रबंधकीय कौशल वर्गीकृत होता है, ये बात सही है। और ये तो बिल्कुल ही सही है कि किसी भी प्रबंधक में कोई भी आप मैनेजमेंट कर रहे हैं, ठीक है, कुछ भी, ठीक है, उसके अंदर क्या होता है, कोई भी मैनेजर जो है उसमें उसके जो स्किल्स हैं, ठीक है, कॉन्सेप्चुअल स्किल्स हैं और आपके मार्केटिंग जो स्किल्स हैं वो उसकी आवश्यकता तो होती ही है। सो इसके अंदर आपके दोनों ही चीज़ें जो है वो सही हैं। तो आपके इसमें ए और आर दोनों सही हैं, ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं। विकासात्मक मानव विज्ञानी श्वेडर ने निष्कर्ष निकाला कि मध्यावस्था एक अलग ही सांस्कृतिक रचना है। तो इसमें क्या कह रहा है कि विकासात्मक मानव विज्ञानी जो थे, ठीक है, श्वेडर, उन्होंने एक कंक्लूजन निकाला था कि जो मध्यावस्था होती है एक अलग सांस्कृतिक रचना है। और क्योंकि कुछ संस्कृतियों में महिलाएं अपनी वास्तविक आयु के अनुसार जीवन अवधि को नहीं देखती, परंतु अपनी सामाजिक जिम्मेदारी पारिवारिक अवस्था की प्रकृति के आधार पर देखती है। तो ये बिल्कुल ठीक बात है कि वो बोलते हैं मध्यावस्था एक अलग ही सांस्कृतिक रचना है। अब क्या है कि जो मिडिल एज होती है, इसमें क्या होता है कि जो कल्चर कंस्ट्रक्शन है, इसमें जो मिडिल एज है इसमें सांस्कृतिक रचना और संस्कृति के बारे में पूरी तरह से जानकारी हो जाती है। संस्कृति के बारे में अच्छी तरह से सब पता चल जाना, मीन्स कि अपनी संस्कृतियों को निभाना, अच्छे से देखना। जबकि कुछ संस्कृतियों में क्या होता है कि महिलाएं अपनी वास्तविक आयु के अनुसार मतलब अवधि को नहीं देखते, परंतु क्या करते हैं कि जब सामाजिक जिम्मेदारी मीन्स कि जब उनके ऊपर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पड़ जाती हैं, जब मान लीजिए कम एज में किसी बच्चे की शादी हो गई है
वो उतनी वास्तविक आयु उसकी उतनी नहीं है कि वो संस्कृति को समझ पाए, ठीक है। लेकिन क्योंकि उस पर वो जिम्मेदारी डाल दी गई है, तो पारिवारिक व्यवस्था को चलाने के लिए तो वो अपनी जिम्मेदारी को निभाती है, उस संस्कृति को देखती है उस तरीके से, लेकिन उसकी वास्तविक आयु उस चीज़ को समझने के लिए उतनी नहीं होती। तो ये बात कही जा रही है। सो इसके अंदर जो ए और आर है वो दोनों सही हैं, और जो आपके आर है उचित रूप से उसका स्पष्टीकरण कर रहा है, किसका, एजर्शन का, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, बाल श्रम अधिनियम संशोधन उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि 6 से 14 वर्ष आयु के सभी बालकों का स्कूल में नामांकन हो। बिल्कुल ठीक बात है कि बाल श्रम अधिनियम संशोधन के अंदर द ऑब्जेक्टिव ऑफ द अमेंडमेंट ऑफ द चाइल्ड लेबर एक्ट इज टू इंश्योर दैट ऑल चिल्ड्रन बिटवीन 6 to 14 ईयर्स आर इन स्कूल। मीन्स कि 6 से 14 साल के बच्चों को स्कूल में नामांकन होना चाहिए। ये बाल श्रम अधिनियम के बीच में जब संशोधन किया तब ये बात आई, तो ये बात सही है, एजर्शन सही है। रीजन क्या है, आरटीई अधिनियम के तहत यह सुनिश्चित करना राज्य की जिम्मेदारी है कि 18 वर्ष के नीचे सभी बालकों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान की जाए। तो देखिए, आरटीई अधिनियम के तहत यह सुनिश्चित करना है कि 6 से 14 वर्ष के बालक इसके अंदर आते हैं, 18 वर्ष से नीचे के सभी बालकों को नहीं, ठीक है। इसके अंदर जो एज है आरटीई में 6 से 14 साल की एज बताई गई है, ठीक है। सो ये जो है आपका रीजन जो गलत बोल रहा है, ठीक है। तो आपके इसके अंदर जो एजर्शन है वो सही है, रीजन गलत है। सो देखते हैं ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, जिसमें ए सही बोल रहे हैं परंतु आर गलत है, ठीक है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, रंगाई के वक्त झाग हमेशा वांछनीय नहीं होता क्योंकि इसमें रंगाई असमतल होती है, वह अधिक झाग के कारण रंग का घोल उफनता है और रंग का नुकसान होता है। देखिए, रंगाई के वक्त झाग हमेशा वांछनीय नहीं होता, मीन्स कि हमेशा जब डाइंग की जाती है उसमें फॉर्मिंग जरूरी नहीं कि हमेशा हो ही, ठीक है। डिजायरेबल, अनडिजायरेबल, ठीक है, हो अनडिजायरेबल इन डाइंग। तो आपके इसके अंदर क्या है, रंगाई करते वक्त झाग हमेशा वांछनीय नहीं होता, जरूरी नहीं है। इससे रंगाई असमतल होती है, ठीक है। जब डाई की जाती है तो इससे डाई जो होती है अनइवन हो जाती है, ठीक है, असमतल हो जाती है। मीन्स कहीं अच्छे से रंग चढ़ता है, कहीं अच्छे से रंग नहीं चढ़ता। वह अधिक झाग के कारण रंग का घोल उफनता है और रंग का नुकसान होता है। तो ये जो आपके दोनों ही बातें सही बोल रहा है, एजर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, तो ए और आर दोनों सही हैं। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है आपके इसमें, क्रॉस रंगाई में रंग बिरंगे कपड़े उत्पन्न हो सकते हैं। क्रॉस रंगाई में रंग बिरंगे कपड़े उत्पन्न हो सकते हैं, तो हाँ, क्रॉस रंगाई में रंग बिरंगे कपड़े बन सकते हैं, बिल्कुल ठीक बात है। क्योंकि एक कपड़े में 2 या अधिक प्रकार के तंतु विभिन्न प्रकार के रंग अपनाते हैं। जब एक कपड़े में 2 या उससे ज़्यादा टाइप्स के फाइबर्स का यूज़ किया जाता है तो विभिन्न प्रकार, तो वो क्या करते हैं, हर जो फाइबर होता है उसकी कलर को अपने अंदर एब्जॉर्ब करने की जो क्षमता होती है वो अलग अलग होती है। तो इसी तरह से वो क्या करते हैं, अगर एक से ज़्यादा फाइबर का यूज़ एक कपड़े में किया गया है तो जब उसके ऊपर कलर चढ़ता है तो हर फाइबर अपनी क्षमता के अनुसार उस कलर को लेता है, तो उस अकॉर्डिंग उनके ऊपर कलर चढ़ता है, ठीक है। विभिन्न प्रकार के कलर उस पर चढ़ जाते हैं। सो ए और आर दोनों सही हैं। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, पैटर्न इंजीनियरिंग मार्कर की कार्यकुशलता बढ़ाती है। पैटर्न जो है इंजीनियर मार्किंग की कार्यकुशलता को बढ़ाती है, ये बात बिल्कुल सही है। क्योंकि पैटर्न इंजीनियरिंग में पैटर्न्स के टुकड़े करना, सीविंग गुंजाइश को कम करना, पैटर्न के आयाम को अनुकूल करना शामिल होते हैं। दोनों ही बातें सही है। जब पैटर्न बनाया जाता है तो वो इंजीनियरिंग मार्कर की कार्यकुशलता को बढ़ाती है। जो भी पैटर्न बनाने वाला है वो क्या करते हैं, उसकी कार्यकुशलता को बढ़ा देता है। मतलब जो भी काम हो रहा है, पैटर्न जो बन रहा है वो बहुत अच्छे से बनेगा, स्किल बढ़ता है। क्योंकि पैटर्न इंजीनियरिंग में पैटर्न्स के टुकड़े करना मीन्स कि अलग अलग जो भी बना रहे हैं, कोई भी ड्रेस बना रहे हैं, उसके जो पैटर्न्स हैं उसको अलग अलग उनको भागों में बनाना, अलग अलग इनके टुकड़े करना, ठीक है। और सीवन गुंजाइश को कम करना मीन्स कि उसके ऊपर क्या होता है कि जो आपका मार्जिन होता है, ठीक है, वो कम रखा होता है। पैटर्न के आयाम को अनुकूल करना शामिल होते हैं, ठीक है। वो पैटर्न का जो उसका डायमेंशन होता है उसको एडजस्ट करने के लिए इन चीज़ों को शामिल किया जाता है। सो आपके ये दोनों ही बातें सही हैं। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, जब इनपुट और आउटपुट दोनों उचित रूप से संतुलित हैं तो मानव मशीन प्रणाली MMS, ठीक है, अत्यधिक प्रभावी होती है। तो आपकी ये बात सही है, जब इनपुट और आउटपुट दोनों उचित रूप से संतुलित हैं तो ठीक है, MMS अत्यधिक प्रभावी होती है, ये ठीक है। मानव मशीन प्रणाली जिसको बोला जाता है
ठीक है, मानव मशीन प्रणाली, तो आपके जो मैन मशीन सिस्टम बोलते हैं इसको, ये है। और मानव मशीन प्रणाली में केवल मानव और मशीन शामिल है, तो ये बात गलत है कि मानव मशीन प्रणाली में मानव और मशीन ही इंक्लूड है, ठीक है। सो इसमें आपके ए सही जा रहा है, लेकिन रीजन जो है वो गलत है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कामकाजी महिलाओं के समय और ऊर्जा की मांग विभिन्न पारिवारिक जीवन चक्र में एक तरह की होती है, तो आप बताइए कि क्या एक तरह की होती है। तो आप सब जानते हैं कि जो कामकाजी महिलाएं होती हैं उनके समय की और ऊर्जा की मांग पारिवारिक जीवन चक्र में हर स्टेज में अलग अलग होती है, एक तरह की नहीं होती है। सो एजर्शन तो बिल्कुल गलत है। रीजन क्या है, पारिवारिक जीवन चक्र की अवस्थाओं पर ध्यान दिए बिना समय प्रबंधन की तुलना में ऊर्जा प्रबंधन अत्यधिक कठिन और जटिल हो जाता है। ये बात बिल्कुल सही है कि पारिवारिक जीवन चक्र की जो भी स्टेजेस हैं, ठीक है, फैमिली लाइफ साइकिल की जो भी स्टेजेस हैं, अगर उस पर ध्यान नहीं दो तो जो भी आप टाइम मैनेजमेंट करोगे, ठीक है, उसके कंपैरिजन में जो आपका एनर्जी मैनेजमेंट है ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। ये बात बोल रहा है, तो ये बात बिल्कुल ठीक है कि कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है अगर पारिवारिक जीवन चक्र की अवस्था को ध्यान में ना रखो तो, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपके इसमें सी जो है वो सही जा रहा है, ए गलत है, आर सही है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्यवस्थित मूल्यांकन किसी कार्यक्रम के प्रभाविता का निर्धारण करने में समर्थ बनाता है। व्यवस्थित मूल्यांकन जो होता है, सिस्टमैटिक इवैल्यूएशन अनएबल्स टू डिटरमाइन द इफेक्टिवनेस ऑफ एनी प्रोग्राम, तो कोई भी प्रोग्राम जो है उसको व्यवस्थित मूल्यांकन किसी भी कार्यक्रम की प्रभाविता को निर्धारित करने में समर्थ बनाता है। बिल्कुल सही बात है कि बनाता है, कि कोई भी आपका जो मैनेजमेंट है, कोई भी जो सिस्टम इवैल्यूएशन है वो कार्यक्रम को प्रभावित करता है, समर्थ भी बनाता है, निर्धारण करता है। उसके अलावा मूल्यांकन के माध्यम से प्राप्त जो भी सूचना होती है, जब इवैल्यूएशन करते हैं उससे जो भी सूचना मिलती है, जो भी डेटाज होते हैं, किसी कार्यक्रम के गुण दोष का पता चलता है। इवैल्यूएशन का बेसिकली मीनिंग ही यही होता है कि आपने जो कार्यक्रम किया, जो भी प्रोग्राम बनाया, जो प्लानिंग की, वो आपकी कितनी सक्सेस हुई, आपको अपने कितने उद्देश्यों की पूर्ति हुई, तो वो उसी के लिए होता है। गुण दोष का पता चलता है, तो दोनों ही बातें सही हैं। नाउ ओके, ये था हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन, इसके आगे कुछ नहीं है। आई होप आप सबको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आपके बहुत काम आने वाला है पेपर में। सो बने रहिए, पढ़ते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, कीप लर्निंग, कीप सपोर्टिंग। आपको कहीं भी कोई क्यूरी हो, समटाइम्स जल्दबाजी में कोई क्वेश्चन का आंसर गलत निकल जाता है, गलत बोला जाता है बाय मिस्टेक। सो आपको कहीं भी लगता है आप उसको कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, जो कि आप लोगों के लिए भी अच्छा है, मेरे लिए भी अच्छा है, ताकि हम उस चीज़ तक पहुँचें जो सही है, राइट। तो हमें आप लोगों को ये नहीं सोचना कि अगर जल्दबाजी में मिस्टेक से, बाय मिस्टेक, किसी कारणवश कोई आंसर गलत निकल गया है तो आप उसको सही ना करें या आप मुझे बताएं नहीं और आप कंफ्यूज हो जाएं। इफ़ यू आर करेक्ट, इफ़ यू आर कॉन्फिडेंट कि योर आंसर इज राइट, देन यू कैन टेल मी इन कमेंट सेक्शन। ओके, आई विल वेट योर क्यूरी। अगर आपकी कोई क्यूरी है आप मुझे बताइएगा ज़रूर, मैं उसको डेफिनेटली दूर करने की कोशिश करूँगी, ठीक है। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय।